हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं PCW के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको संज्ञान है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेज आ रही हैं और अब DRT सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, जो कि RPMC द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 23 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं बात करना चाहूँगा DRT सेकेंड ईयर की चौथी सब्जेक्ट पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट का। पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं और उसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती हैं। इसका कारण यह है कि अपन पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पर लिखने का जो तरीका हो पाता है वो हमारा सही नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो हमको इस सब्जेक्ट में किस प्रकार से एग्जाम कॉपी में लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। जैसे कि आपकी चौथी सब्जेक्ट है DRT सेकेंड ईयर की। DRT सेकेंड ईयर की चौथी सब्जेक्ट है आपकी पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब इस सब्जेक्ट के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इस सब्जेक्ट में क्या है, पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो पेशेंट केयर से अपन क्या समझते हैं? पेशेंट की जो देखभाल की जाती है, पेशेंट की जिस प्रकार देखभाल की जाती है वो अपन को इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। और दूसरा हिस्सा इसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या समझते हैं? हॉस्पिटल को चलाने के लिए किसी ना किसी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, व्यवस्था की आवश्यकता होती है, इसलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट को समझने के लिए हमको इस सब्जेक्ट में पता लगेगा कि हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों को हम कैसे समझ सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में किस प्रकार से काम होता है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी कितने स्टेप हैं। मतलब मान के चलो, एक HOD डिपार्टमेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट अलग है, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना अलग है। तो इन सारे डिपार्टमेंटों के बारे में हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में देखते हैं। और पेशेंट केयर में देखते हैं हम पेशेंट की देखभाल, किस प्रकार पेशेंट की देखभाल की जाती है। मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसको ट्रीटमेंट ही देना नहीं। किसी भी पेशेंट का आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ दवाइयां नहीं दी जाती। जब पेशेंट लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, जब पेशेंट लॉन्ग टाइम एडमिट रहता है तो पेशेंट की देखभाल जरूरी हो जाती है। और पेशेंट की देखभाल कौन करता है? नर्सिंग स्टाफ। अपन देखते हैं कि बहुत सारी जगह पेशेंट को ट्रीटमेंट तो अच्छा मिलता है, उसको ट्रीट तो अच्छी तरह से कर लिया जाता है, पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट की केयर है वो ढंग से नहीं हो पाती। तो अपन क्या देखते हैं, पेशेंट को जब एडमिट कर लिया जाता है तो पेशेंट को दवाइयां तो रेगुलर लग रही हैं, पर उसका ना खाने का ध्यान रखा जा रहा, क्योंकि पेशेंट है तो उसको हल्का भोजन देना पड़ेगा। पेशेंट की रोजाना क्लीनिंग होगी, ठीक है। अब जिस डिपार्टमेंट में हम हैं उस डिपार्टमेंट में उसके आसपास सफाई है कि नहीं है, उसके कपड़े रोजाना बदल रहे हैं नहीं बदल रहे, वो किस बेड पे है, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह जब टेस्ट करवाने या डायग्नोस करवाने ले जाया जा रहा है तो उन चीज़ों में हम सावधानी बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमको पेशेंट केयर की आवश्यकता पड़ती है। तो पेशेंट केयर में हम इन सारी चीज़ों को अब देखेंगे। जैसे कि मैं आपको अब आगे बताता हूँ, इसका मैं एक पहला टॉपिक लूँगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब आप ये कहोगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया? मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अरे बेसिकली बात है, आप RT से संबंधित हो, DRT के स्टूडेंट हो, तो आपको अपने डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इसमें क्या अहम रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन।
द इमेजिंग तो इसमें क्या देखते हैं हम रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आल्सो कॉल्ड द इमेजिंग डिपार्टमेंट। इसमें हमको डायग्नोस करते समय विभिन्न शरीर के पार्टों की जो होती है वो इमेज ली जाती है। तो ये एक इमेजिंग डिपार्टमेंट है अपना। इमेजिंग मतलब चित्र, शरीर के विभिन्न आंतरिक भागों के जब चित्र लिए जाते हैं तो ये अपना एक इमेजिंग डिपार्टमेंट है, इमेजिंग डिपार्टमेंट है। अब इसके लिए सेकंड बात अपन क्या देखेंगे, द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट many types of examination। तो सबसे पहली बात अपने देखी था रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आल्सो कॉल्ड इट द इमेजिंग डिपार्टमेंट। इमेजिंग डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में हम डायग्नोस करते हुए शरीर के आंतरिक भागों के चित्र ले रहे हैं तो वो एक तरह का हमारा इमेजिंग डिपार्टमेंट हो गया। दूसरी बात क्या है, द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप पूछेंगे तो मैं इनके उदाहरण भी दे देता हूं आपको, एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हो। एक्सरे, सिटी, एमआरआई और यूएचजी। तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, आपको पता है। द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल जैसे एक्सरे, सिटी, एमआरआई एंड यूएचजी। तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो अपन को सबसे पहले क्या समझना है, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, एक इमेजिंग डिपार्टमेंट है जिसमें चित्र लिए जाते हैं। द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें बहुत प्रकार की एग्जामिनेशंस होती हैं। तो एग्जामिनेशंस कौन कौन सी हैं उसको एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया, एक्सरे, सिटी, एमआरआई एंड यूएचजी। अब मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं यहीं से कि रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किस तरह से हम डिपार्टमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। अब तो हम तीसरी बात क्या सीखेंगे, we providing is medical services and फैसिलिटीज। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज अपन को देखने को मिलेंगी और कौन कौन सी मेडिकल सर्विसेज अपन को रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सिर्फ रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन सी मेडिकल सर्विसेज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अपन को, मैंने आपको ईटीसी में अभी उदाहरण में बताया था, सबसे पहले अपन एक्सरे लेंगे, उसके बाद अपन लेंगे सिटी स्कैन, तीसरा लेंगे हम एमआरआई, चौथा लेंगे हम डेक्सा, पांचवा लेंगे हम यूएचजी, छठा लेंगे हम मैमोग्राफी, सातवां लेंगे हम पेट स्कैन। उसके बाद अपन की एक्सरे हो गया, सिटी हो गया, एमआरआई हो गया, डेक्सा स्कैन हो गया, यूएचजी हो गया, मैमोग्राफी हो गई, पेट स्कैन हो गया। इसके बाद बायोप्सी भी आजकल सिटी में ही की जाती है, तो बायोप्सी को भी हम सिटी गाइडेड, तो सिटी गाइडेड जो बायोप्सी है वो भी की जाती है। तो ये प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विस ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड फैकल्टीज। तो अपन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देख सकते हैं एक्सरे हो रहा है, सिटी हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, डेक्सा हो रहा है, यूएचजी हो रही है, मैमोग्राफी हो रही है,
पेट स्कैन हो रही है, बायोप्सी भी तक हो रही है। क्योंकि आजकल सिटी गाइडेड बायोप्सी होने लग गई है। मान के चलो किसी भी जगह से हमें टिश्यू लेना है, टिश्यू का टुकड़ा लेना है, तो उस टुकड़े को लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्टिफिशियल सिटी का की जाती है। सिटी में रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो देखता है कि किस प्रकार कि उस टिश्यू में वो कितना डीप में जाकर टिश्यू का टुकड़ा ले सकता है, कितने mm की उसकी मोटाई है, तो इस द्वारा वो बायोप्सी करता है। तो अपन देख सकते हैं कि कितनी सारी मेडिकल सर्विसेज अपन को रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मिलती हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसमें अपन क्या देखेंगे कि किस प्रकार से रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती हैं, किस प्रकार से बड़े से लेकर छोटा एम्प्लॉय स्टाफ किस प्रकार से रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं the radiological department involves many medical healthcare अपन किस तरह से एक रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस बहुत सारे मेडिकल एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता है। हॉस्पिटल में नहीं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, लैब्स में और बहुत सारे जो रेडियोथेरेपी के डिपार्टमेंट होते हैं उनमें भी रेडियो डायग्नोसिस का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो किस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इन्वॉल्वेशन है वो मेडिकल हेल्थ केयर में किस तरह से जरूरी होता है। अब आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस प्रकार से चलती है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे अपन हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड किस प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अपनी भूमिका किस प्रकार से रखता है। We operate the radiological department on the administration। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि ऑपरेट करना मतलब इस पूरे भी डिपार्टमेंट को संभालने का काम होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पूरे रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को संभालने का। कैसे कि जब सबसे पहले अपन को हेड अपना सिर होता है, वो अपने पूरे शरीर में क्या करना है क्या नहीं करना, विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक जो क्रियाएं होती हैं जिसमें हमारे आदेश पर कार्य होता है कि हमने कहा हमको पानी पीना है तो उसके लिए हम हाथ को आदेश देंगे, वो पानी का गिलास उठाएगा और हम पिएंगे। तो उस प्रकार से जैसे हेड अपना सिर काम करता है उसी तरह रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है कि उसको क्या करने का, ऑपरेट करने का, उसको संभालने का जो काम करते हैं उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी काम करती है कि किस प्रकार से कि उसको ऑपरेट किया जाएगा। अब इसमें दूसरी बात आती है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट और क्या क्या कर सकता है।
अपन देखते हैं द एस्टेब्लिश्ड ऑन द पॉलिसीज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में चलने वाली जो पॉलिसियां होती हैं, जो नियम कायदे कानून होते हैं, उनको भी कौन बनाता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसी होती है जो कि आपका स्टाफ है, स्टाफ को क्या देना है, उसका टाइमिंग क्या होगा, वो कब आना चाहिए, उसका जो पूरा नियंत्रण होता है, पॉलिसीज होती हैं, उसके जो नियम होते हैं, उसके जो नियम होते हैं उनको जो संभालने का काम करता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही करता है। तो आपने क्या समझा? उसको ऑपरेट करने का और जो स्टेब्लिश पॉलिसियों को स्टेब्लिश करने का, स्थिर करने का जो काम होता है वो किसका होता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट का होता है। तो अब हम आगे यहाँ से, ये आपने दो बातें समझ ली, अब आगे की बात हम यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं। तीसरी बात है manage the management and patient care पहली बात अपने देखी कि हॉस्पिटल को ऑपरेट कौन कर रहा है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बात अपन ने देखी कि वहां की जो पॉलिसीज हैं उनको कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? कौन कर रहा है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। दो बातें हो गई हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कि रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या भूमिका है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो सबसे पहले तो उसको पूरे को ऑपरेट कर रहा है, उसको संभाल रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है नई नई पॉलिसीज और मैनेजमेंट को देख रहा है, और उसका लास्ट काम है पेशेंट केयर डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। मतलब पेशेंट की केयर डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में, हमारे भी डिपार्टमेंट में किस प्रकार से उसकी देखभाल हो रही है, तो पेशेंट की जो देखभाल है वो किस प्रकार से अपन देखते हैं इस डिपार्टमेंट में। अब आगे की बात अपन कंटिन्यू करते हैं कि रोल, कि मेन रोल क्या होता है डिपार्टमेंट में। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका रोल क्या होता है? प्लानिंग एंड नई नई पॉलिसियों को एस्टेब्लिश करना और उनकी प्लानिंग करने का काम जो होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। दूसरा काम होता है इनका दी कन्वे ऑफ रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एंड तो अपन क्या देखते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करता है, एस्टेब्लिश इन न्यू पॉलिसीज, द कन्वे ऑफ रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। पेशेंट को ज़्यादा रेडिएशन तो नहीं लग रही है, तो उसका कन्वे भी कौन करता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऐसा तो नहीं है कि बिना बात के ही पेशेंट के लिए फैक्टर्स दिए जा रहे हैं, ज़्यादा रेडिएशन दी जा रही है, या एक बार में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, 3 या 4 बार इन्वेस्टिगेशन का रिपीटेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए अपन को कौन काम करता है? इसका भी काम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है। अब तीसरी बात पे अपन कंटिन्यू करते हैं। सुपरविजन ऑफ स्टाफ। तो सुपरविजन, जो स्टाफ होता है रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, उसका सुपरविजन, उसका देख रेख करने का काम भी कौन करता है? अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही करता है। तो कौन करता है? स्टाफ का, स्टाफ की एक्टिविटीज के, स्टाफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रेगुलर टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका सुपरविजन भी अपन को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा कर लिया जाता है।
ड्यूटीज अरेंजमेंट ऑन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में ड्यूटीज का अरेंजमेंट कौन करता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही करता है। उसके बाद अपन एक लास्ट बात और देख लेंगे कि सबसे पहले तो अरेंज कर लिया डिपार्टमेंट को, ठीक है, न्यू पॉलिसीज भी हो गई, ऑपरेट कर लिया स्टाफ को, उन्होंने देख रेख भी कर ली, उसकी उनकी एक्टिविटीज भी देख ली, तो इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। तो लास्ट पॉइंट और देखते हैं अपन, इम्प्लांटेशन ऑफ द पॉलिसीज के जो पॉलिसीज बनाई गई है उनका इम्प्लांटेशन, मतलब वो कारगर हो रही है या नहीं हो रही, तो उसका भी ध्यान कौन रखता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रोल की बात हो गई और हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या काम करता है, ये दोनों बातें हो गई। अब जो अहम रोल होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो सेकंड नंबर का अपन का अहम रोल है, जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत ही जरूरी होता है। आप उसको जानते भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है? सर ये डॉक्टर होता है, साहब, ये डॉक्टर होता है रेडियोलॉजिस्ट। इसका काम होता है परफॉर्म ऑन द इन्वेंशन क्या काम होता है? रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसका काम होता है परफॉर्म ऑफ द इन्वेंशनल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी होती है ना अपन के रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वो डॉक्टर के सुपरविजन में होती है, रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में होती है। हमको हर इन्वेस्टिगेशन से पहले, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने से पहले रेडियोलॉजिस्ट को पूछना चाहिए कि सर इस इन्वेस्टिगेशन को हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं आएगी। तो बहुत सारी जो बायोप्सी बताई मैंने आपको, FNAC बताई, सोनोग्राफी बताई, USG जो होती है अपन की, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती हैं जिनको रेडियोलॉजिस्ट ही परफॉर्म करता है, उनको रेडियोग्राफर परफॉर्म नहीं करता कभी भी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें पेशेंट को अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। तो वैसे तो सारी इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही होती हैं, पर जो पेशेंट की केयर देखते हुए इन्वेंशनल जो ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें चीर-फाड़ की जरूरत पड़ रही है या आपको कहीं कट लगाना है, कहीं टिश्यू का टुकड़ा लेना है, तो ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनको हम रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ही करते हैं। अब और रेडियोलॉजिस्ट के बारे में अपन क्या जानते हैं वो देख लेते हैं। The expert of ये क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। रेडियोलॉजी का क्या होता है? एक्सपर्ट होता है अपना। कौन? रेडियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होता है। अब और उसके बारे में क्या जान सकते हैं अपन? रेडियो इज द ये कौन होता है? द रेडियोलॉजिस्ट इज द मेडिकल डॉक्टर हु ये होता है द रेडियोलॉजिस्ट इज द मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ये जो डॉक्टर होता है रेडियोलॉजिस्ट अपना, वो मेडिकल डॉक्टर होता है और ये डायग्नोस्टिक के जो स्पेशलाइजेशन होता है उसका धनी होता है। तो अपन ने 3-4 बात देखी, परफॉर्म ऑफ द इन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन करता है, एक्सपर्ट होता है रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तथा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का ये मेडिकल डॉक्टर होता है। मेन डॉक्टर जो होता है वो रेडियोलॉजिस्ट ही होता है। अब अपन देखेंगे रोल ऑफ रेडियो देखते हैं अपन आगे के रीड्स इन
रेडियोलॉजिकल, इसका काम होता है रीड्स इन रेडियोलॉजिकल इमेज। ये रेडियोलॉजिकल इमेज को पढ़ सकता है, अपन और तुम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो रिपोर्ट बनती है वो रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ही बनती है, जिसको देखकर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो इसका क्या काम होता है, रीड इन रेडियोलॉजिकल इमेजेज, ये रेडियोलॉजिकल इमेजेज को पढ़ सकता है। अब दूसरी बात अपन करेंगे, इसका दूसरा काम हो जाए एग्जीक्यूटिव इन एमएलसी केसेज। एमएलसी मेडिको लीगल जो केसेज होते हैं उनकी जो रिपोर्टिंग करता है वो रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। कि एमएलसी केसेज जो मेडिको लीगल केसेज जो अपने होते हैं उनके देखरेख के लिए जो रिपोर्टिंग करता है वो करता है अपना रेडियोलॉजिस्ट। अब तीसरी बात अपन क्या देखते हैं रेडियोलॉजिस्ट के बारे में। बायोप्सी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था इन्वेंशनल जो रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं उनको भी कौन करता है, रेडियोलॉजिस्ट करता है। जैसे बायोप्सी हो गई, एफएनएसी हो गई, और आपकी एक और चीज जोड़ लेना इसमें आप सोनोग्राफी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब चौथा पॉइंट और लेंगे अपन, तो जो डायग्नोस करता है ये डायग्नोस इन कॉज इन स्पेसिफिक एरिया, मतलब किस एरिया में अपन के कोई भी डिजीज हुई है उसको पता भी कौन लगाता है, रेडियोलॉजिस्ट ही उसका पता लगाता है। तो ये हो गए इसके रोल ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। तो इसके ये रोल होते हैं, तो अपन ये डाल लिए कि क्या करता है, रेडियोलॉजिकल इमेजेस को पढ़ता है, एमएलसी केसेस की रिपोर्ट करता है, परफॉर्म ऑफ द इन्वेंशन रेडियोलॉजिकल, कुछ ऐसी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है बायोप्सी वगैरह वो रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। डायग्नोसिस इज कॉजेज ऑफ द स्पेक एरिया, मतलब आपके जो शरीर में जो किस पार्ट में कॉज हुई है उसका पता भी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा लगाया जाता है। तीसरा आपका होता है मेडिकल फिजिसिस्ट। तीसरा होता है आपका मेडिकल फिजिसिस्ट। अब इसका क्या काम होता है मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। अब देखते हैं अपन, द मेडिकल फिजिसिस्ट ऑन मास्टर डिग्री इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। इस डिपार्टमेंट में मेडिकल फिजिस्ट, अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सब, पर इसको मेडिकल फिजिसिस्ट के साथ अपन एक शब्द और जोड़ दूं मैं, आरएसओ, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। क्या करता है कि ये जो होता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से क्या होता है, मास्टर डिग्री प्राप्त किए होता है, एमएससी इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, आरएसओ, जो आपको देखता है कि आपके जो रेडिएशन सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, उसके नियम आपके फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका काम करता है आरएसओ। आरएसओ करता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आरएसओ होते हैं जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से मास्टर डिग्री प्राप्त किए होते हैं, तो इनको अपन मेडिकल फिजिसिस्ट भी कहते हैं। कि इनकी देखरेख में ही बहुत सारे जो मशीनों को इस्टेब्लिश करना, मशीनों की जैसे क्लीनिंग वगैरह होती है, टेक्नीशियन वगैरह आते हैं मशीनों को देखना, खराब होना, या रेडिएशन, या टीएलडी जब बनता है अपना हॉस्पिटल्स में, तो टीएलडी के लिए जो कितने स्टाफ हैं जिनको टीएलडी की आवश्यकता है, तो उसका भी निर्णय कौन करता है, आरएसओ करता है, मेडिकल फिजिसिस्ट करता है। तो इसके बारे में एक दूसरी बात और है, ये रेडियोलॉजिकल ऑफिसर भी कहलाता है। टू रेगुलेट इन रेडियोलॉजी सेफ्टी,
ये क्या करता है, रेडियोलॉजिकल ऑफिसर होता है, रेगुलेट इन रेडियोलॉजी सेफ्टी। ये रेडियोलॉजिकल ऑफिसर होता है एक तरह से, और रेगुलेट इन रेडियोलॉजी सेफ्टी। अधिकतर हॉस्पिटलों में आप रेडियोलॉजिकल ही डिपार्टमेंट होता है, आरएसओ बहुत कम पाया जाता है, पर न्यूक्लियर मेडिसिन जहां पर होती है वहां पर आरएसओ का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन में अपन को बहुत ज्यादा रेडिएशन होती है। अधिकतर डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजिस्ट ही होता है जो मेन स्टाफ को देखना या स्टाफ की एक्टिविटीज को काम करना, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो रेडियोलॉजिस्ट ही काम करता है। पर जो बड़े अस्पताल हैं उनमें आपको मेडिकल फिजिसिस्ट या आरएसओ मिलेंगे जो मेडिकल ऑफिसर का काम करते हैं, और आपकी सुरक्षा का भी काम वो करते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट की सुरक्षा हो, स्टाफ की सुरक्षा हो। तो सबसे पहले अपन को ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आरएसओ जो होता है वो आपका लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस जो होता है उसको कैंसिल करने की भी उसको ताकत होती है कि आपने डिग्री डिप्लोमा किया, आप गलत तरीके से काम कर रहे हो तो आरएसओ आप पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अपने आरएसओ के बारे में ये सारी चीजें देखी, तो अपन अब आगे चलते हैं कि आरएसओ का रोल अपन के इस डिपार्टमेंट में क्या है। अपन देखते हैं इसका रोल। रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन का काम होता है। लेट इन टीएलडी, दूसरा काम होता है इसका टीएलडी बनाने का। तीसरा काम होता है रेडियोलॉजिकल का काम होता है इसका, रेडियोलॉजिकल ये ऑफिसर होता है। और चौथा काम होता है इसका पेशेंट केयर मैनेजमेंट। पेशेंट केयर मैनेजमेंट को किस तरह से रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में संभाला जा रहा है, तो इन सारी रेडियोलॉजिकल सेफ्टी, प्रोटेक्शन, टीएलडी, मेडिकल ऑफिसर एंड पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट। तो ये जो डोजेज होती हैं जो अपन देते हैं डोजेज, वो भी मेडिकल फिजिशिस्ट आरएसओ के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं कि किसको कितनी पेशेंट डोज देनी है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है आरएसओ के अनुसार कि सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसको डोज लगे, उसके बाद जो मेडिकल रेडियोलॉजी में जो स्टाफ है उसको डोज लगे, और फिर जनरल पब्लिक को डोज लगे। इन सारी चीज़ों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान ना रखें तो आरएसओ अपन पे कोई भी एक्शन ले सकता है। तो अब आगे की अपन बात करेंगे कंटिन्यू, जो अपना काम है, जिस स्ट्रीम से हम संबंधित हैं उसका रोल क्या है इस डिपार्टमेंट में, उसको हम देखेंगे। तो अपन ध्यान रखेंगे कि आगे से रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर जो अपना काम है वो देखते हैं अपन का इस डिपार्टमेंट में अहम रोल किस प्रकार माना गया है कि रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट। तो आगे से याद रखें कि कृपया करके रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट बोले, रेडियो टेक्नीशियन ना बोले। टेक्नीशियन नहीं, अपन टेक्नोलॉजिस्ट हैं। और दूसरा शब्द अपन का जो यूज करती है गवर्नमेंट, रेडियोग्राफर। तो रेडियोग्राफर है अपन और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो इनका अहम रोल क्या होता है अभी मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। तो अपन इसके 2-3 पॉइंट देखेंगे जिससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि अपना मेन रोल क्या क्या होता है। अपना काम होता है इमेजिंग, जो टेक्नोलॉजी होती है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रेडियोग्राफर का काम होता है इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन इन रेडियोलॉजी। जो इमेजिंग है, जो चित्र ले रहे हैं अपन, तो पेशेंट की क्या दिक्कत है उसकी इमेजिंग लेने का जो काम होता है वो एक रेडियोग्राफर, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। अब दूसरी बात अपन क्या कंटिन्यू करेंगे, एक काम तो इसका ये हो गया, दी रेस्पॉन्स
द रेस्पॉन्सिबल इज पेशेंट पोजीशन एंड क्वालिटी इमेज। तो अपन का पहला काम क्या हो गया? द परफॉर्म ऑफ द इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन, द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द पेशेंट पोजीशन एंड क्वालिटी ऑफ इमेज। जिसकी इमेजिंग की जो क्वालिटी होगी वो भी एक रेडियोग्राफर ही पे ही होगी, और पेशेंट की जो पोजीशनिंग होगी वो भी एक रेडियोग्राफर ही करेगा कि हमको किस पार्ट की इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दी है और इस इन्वेस्टिगेशन को हमको किस प्रकार से करना है। तो क्वालिटी वाइज इमेज का और पेशेंट की पोजीशन का भी ध्यान एक रेडियोग्राफर को ही रखना होता है। अब अपन को देखना होगा कि रोल क्या होते हैं अपने। रोल ऑफ रेडियोग्राफर, हेल्प इन पेशेंट्स इन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसका क्या काम होना चाहिए? रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हेल्प ऑफ पेशेंट इन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो क्या उसका रोल क्या होगा रेडियोग्राफर का? हेल्प इन पेशेंट इन रेडियोलॉजिकल, उसका मदद करने की भावना होनी चाहिए। उसका ये रोल होना चाहिए कि कोई पेशेंट आया तो उसकी वो मदद करे। गाइड्स, उसका दूसरा काम होना चाहिए पेशेंट को गाइड करने का। क्या होना चाहिए? पहला काम तो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसका हेल्प करने का और पेशेंट को गाइड करने का। पेशेंट को किस प्रकार से अपन गाइड कर सकते हैं, उसका फिर तीसरा पॉइंट अपन लेंगे कंसेंट फॉर्म इन साइन इन पेशेंट। तीसरा काम होना चाहिए उसको पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करवाने का। पहला काम था उसका हेल्प ऑफ पेशेंट रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गाइड इन पेशेंट, उसको गाइडेंस देने का, इन कंसेंट फॉर्म साइन इन द पेशेंट, पेशेंट को कंसेंट फॉर्म साइन कराने का। अब चौथा पॉइंट लूंगा मैं, उसका काम होना चाहिए पोजीशन ऑन द पेशेंट। पेशेंट को पोजीशन किस प्रकार से अपन दे सकते हैं, तो इसका भी ध्यान कौन रखेगा? आपका एक रेडियोग्राफर ही रखेगा। द इंश्योर ऑफ रेडियो सेफ्टी एंड पेशेंट की रेडियो सेफ्टी और प्रोटेक्शन का भी इंश्योर कौन करेगा? एक रेडियोग्राफर ही करेगा। अब लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर ही अपन क्लास को एंड करेंगे, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है। क्वालिटीज ऑफ रेडियोग्राफर। कि ऐसी क्या क्या क्वालिटीज होंगी रेडियोग्राफर में होनी चाहिए, अपन किसी भी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए चेयरफुल, मोटिवेटेड। दूसरी बात होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, आपकी बात को समझने वाला होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए चेयरफुल, मोटिवेटेड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट इन प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होना चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। हम्बल होना चाहिए, आपकी बात को अगर वो हम्बल नहीं होगा, आपसे तू तड़ाक से बात करेगा तो ऐसा रेडियोग्राफर नहीं होना चाहिए। चेयरफुल, मोटिवेटेड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक्सपर्ट इन प्रोफेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको इन्वेस्टिगेशन करना आए ही नहीं। और चौथा होना चाहिए आपको हम्बल होना चाहिए। तो हाईली कोऑपरेटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छी ना आए,
इन्वेस्टिगेशन अच्छी ना आए और वो आपसे परेशान हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाईली कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो रेडियोग्राफर की होनी चाहिए कि चेयरफुल होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, आपकी बात समझने वाला होना चाहिए, एक्सपर्ट इन प्रोफेशन होना चाहिए, अपने क्षेत्र का धनी होना चाहिए, अपना एक्सपर्ट होना चाहिए प्रोफेशन में, उसको सारी इन्वेस्टिगेशन सही प्रकार से करना आए, और हम्बल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपैथेटिक कि वो आपकी बात को समझ सके और आपसे तरीके से बात कर सके, और हाईली कोऑपरेटिव होना चाहिए कि ऐसा ना हो वो इन्वेस्टिगेशन को सही प्रकार से करे ही नहीं। अगर उसको जरूरी लगे तो एक बार नहीं दूसरी बार भी इन्वेस्टिगेशन को रिपीट करना चाहिए। तो आज की क्लास में यही एंड करूंगा, और अगली क्लास में इस क्लास को अपन पूरा करेंगे कि किस प्रकार से रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेके नीचे स्तर तक लोग काम करते हैं। तो नमस्कार।